नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की बाल विकास की क्लास होती है, जो कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को हम लोग अच्छे से एनालिसिस करने के बाद बाल विकास की क्लास को पर डे का हम लोग करते हैं। बाल विकास की ये साथियों हम लोग 25 नंबर की क्लास आज की क्लास में करेंगे। 25वीं क्लास ये होगी हम लोगों की, जो कि आप लोगों के लिए सिलेक्शन बैच लॉन्च किया गया है। खास तौर पे इसमें यह ध्यान दिया जा रहा है कि जो सी टेट का एग्ज़ाम 31 जनवरी 2021 को आयोजित किया जाना है, उससे पहले हम लोगों का सिलेबस, उससे कम से कम 10 से 15 दिन पहले सिलेबस हम लोगों का ख़त्म हो, और उसके बाद हम लोग अपने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, या तो कई बार जो है कई बार जो क्वेश्चन रिपीटेड हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चनों को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक साथियों, जब तक हम लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। ठीक, लगभग हो सकता है कि लास्ट दिसंबर तक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में हम लोगों का सिलेबस समाप्त हो जाएगा। तो साथियों, बाल विकास की क्लास में अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास में ये आज हम लोग अपने लगभग कल की क्लास में ही हम लोग चौथे चैप्टर को स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत को हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। और इसी क्रम में साथियों हम लोग पियाजे का जो विकासात्मक सिद्धांत है, कौन सा, पियाजे का जो विकासात्मक सिद्धांत है साथियों, उस सिद्धांत को हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। कल की ही क्लास में हम लोग उस चीज़ों को पढ़ लिए थे। आज की क्लास में साथियों हम लोग जो कल की क्लास में पियाजे का जो विकासात्मक सिद्धांत था, वो 4 अवस्थाओं को बताए थे। किसको? 4 अवस्थाओं को बताए थे। कौन कौन सा? संवेदी पेशी अवस्था, साथ ही साथ प्राक संक्रियात्मक अवस्था, और उसके बाद ठोस संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा और अंतिम बताए थे औपचारिक संक्रिया की अवस्था। जिसमें साथियों पिछली क्लास में अर्थात कल की क्लास में हम लोग संवेदी पेशी अवस्था और प्राक संक्रियात्मक अवस्था को हम लोगों ने अच्छे से जाना, पढ़ा, समझा। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी जाना कि कौन से जो पियाजे हैं उनका क्या इन चीज़ों में संवेदनात्मक विकास में साथियों उनका क्या व्यू रहा है, उनका क्या मत रहा है। आज साथियों उनकी जो तीसरी अवस्था है, ठोस संक्रिया की अवस्था, कौन सी तीसरी अवस्था है इनकी? 2 अवस्थाओं को हम लोगों ने कल पढ़ा। आज तीसरी अवस्था जो है उसे कहेंगे ठोस संक्रिया की अवस्था। ठोस संक्रिया की अवस्था, ठोस संक्रिया की अवस्था साथियों। ठीक, ठोस संक्रिया की अवस्था के बारे में अगर हम लोग बात करें साथियों, तो पियाजे जी क्या कहते हैं। सबसे पहले तो आप यह जानिए कि यह अवस्था कब से कब तक होती है। तो साथियों ये जो ठोस संक्रिया की अवस्था होती है, यह अवस्था 7 वर्ष से प्रारंभ होकर 12 वर्ष तक चलती है। 7 वर्ष से प्रारंभ होकर 7 वर्ष से प्रारंभ होकर 12 वर्ष तक चलती है। अब आपको ये लगेगा कि ऐसा क्यों साथियों, एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उसमें जो ठोस संक्रिया की अवस्था है, उस अवस्था का कालक्रम कब से कब तक है। जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास में ठोस संक्रिया की जो अवस्था है, इसका कालक्रम क्या है। तो वहाँ आपको बताना पड़ेगा कि 7 वर्ष से प्रारंभ होकर 12 वर्ष तक, अर्थात 7 वर्ष से 12 वर्ष तक। या तो पूछ लेगा कि जो ठोस संक्रिया की अवस्था है, निम्न में से कौन सी अवस्था है। या तो आजकल ऐसा भी क्वेश्चन ट्रेंड चल पड़ा है पूछने का कि निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक साथियों, अगली बात करें साथियों, तो इस अवस्था की विशेषता के बारे में अगर बात करें, तो बालक 2 वस्तुओं अर्थात ठोस वस्तुओं, और बात करें अगर, तो बालक साथियों ठोस वस्तुओं के आधार पर वे आसानी से मानसिक संक्रिया करके समस्या का समाधान कर लेता है। लेकिन अगर बात करें साथियों, तो उन वस्तुओं को न देकर उनके बारे में शाब्दिक कथन तैयार करके यदि समस्या उपस्थित की जाती है, तो वो ऐसी समस्या पर मानसिक संक्रिया
कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ होते हैं। साथियों, इनके कहने का मतलब यह है कि यदि समस्या उपस्थित होती है आपके सामने, उसमें जो है मानसिक संक्रिया अगर करते हैं, कैसी मानसिक संक्रिया, अर्थात मानसिक अपने बुद्धि विवेक से चीज़ों को सोचने का काम करते हैं, बुद्धि विवेक से अपने स्वयं से सोचने का काम करते हैं, तो उसके बाद साथियों ऐसी समस्या जो होती है वो मानसिक संक्रिया करके निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ रहते हैं। जैसे अगर हम कहें तो 3 वस्तुएं हैं ए बी सी। कौन सी 3 वस्तुएं ए बी सी हैं? उन्हें अगर देखकर साथियों वे आसानी से कह देंगे कि इनमें ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो साथियों सबसे बड़ा ए है। परंतु यदि उनमें यह कहा जाए कि जय अनु है और अनु बड़ा है मनु से, तो तीनों में सबसे बड़ा कौन है? तो साथियों अगर बात करें तो इसका उत्तर देने में बालक असमर्थ रहता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि बालक डायरेक्ट उत्तर देने में उतना सक्षम होता है जितना अगर उससे आप पलट के क्वेश्चन पूछ लेंगे। कैसे? उसी को अगर घुमा के क्वेश्चन आप पूछेंगे तो बालक उसका उत्तर या आंसर देने में असमर्थ होगा अगर आप उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे कहने का काम किया जा रहा है। ठीक साथियों, और अगर बात करें तो इसका कारण यह है साथियों कि ठोस संक्रिया संभव नहीं है क्योंकि समस्या शाब्दिक कथन के रूप में उपस्थित की गई है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है साथियों कि इस अवस्था में बालकों का चिंतन एवं तर्क प्राक संक्रियात्मक अवस्था की तुलना में अधिक क्रमबद्ध एवं तर्क संगत होता है। ये जो साथियों ठोस संक्रिया की अवस्था होती है, इसकी तुलना में अगर बात करें तो प्राक संक्रियात्मक जो अवस्था होती है तो उसकी तुलना में अधिक जो चिंतन और तर्क होता है वह क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत होता है। इस अवस्था में चिंतन की एक विशेषता यह भी होती है साथियों कि पलटावी गुण आ जाता है। कैसा? जो ठोस संक्रियात्मक अवस्था होती है इस अवस्था में क्या होता है? पलटावी गुण आ जाता है। पलटावी का मतलब प्रत्युत्तर कह सकते हैं आप, पलटावी गुण आ जाता है। यहाँ आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास जो है, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक में पलटावी गुण आ जाता है? तो यहाँ आपको आंसर देना पड़ेगा ठोस संक्रिया की अवस्था जो है, इस अवस्था में बालक में पलटावी गुण विकसित हो जाता है या पलटावी गुण क्या होता है? आ जाता है। जैसे मैंने आपको समझाया था कल की क्लास में कि अगर 2 × 2 = 4 बोलेंगे आप तो बालक अच्छे से आसानी से समझ जाएगा। लेकिन अगर इसी को आप 4/2 = 2 कर बोलेंगे तो बालक उतना आसानी से नहीं समझेगा, उतना आसानी से नहीं समझ पाएगा। कौन सी अवस्था में? प्राक संक्रियात्मक जो अवस्था होती है उसमें नहीं समझ पाएगा। लेकिन जो ठोस संक्रियात्मक की अवस्था होती है तो इसमें साथियों बालक 2 × 2 = 4 तो समझ ही जाएगा, साथ ही साथ उसकी इतनी क्षमता विकसित होती है, इतनी उसकी तर्क जो है विकसित हो चुकी होती है, मानसिक विकास हो चुका होता है कि 4/2 अगर आप 2 बोलेंगे, 4/2 = 2 बोलेंगे तो भी बालक ये समझेगा कि 4 जो है ये 2 से डिवाइड होके 2 हुआ है। ठीक, इतना बालक कौन सी ठोस संक्रियात्मक की अवस्था में सोचने और समझने में सक्षम होता है। साथियों इस अवस्था में बालकों में 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय विकसित हो जाते हैं। इस अवस्था में 3 महत्वपूर्ण साथियों क्या होते हैं? संप्रत्यय विकसित हो जाते हैं। कौन कौन से? एक होता है संरक्षण। 3 जो संप्रत्यय विकसित होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है जिसे हम लोग संरक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? संरक्षण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कंजर्वेशन बोलते हैं। इंग्लिश में कंजर्वेशन बोलते हैं। दूसरा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं साथियों? संबंध कहते हैं। संबंध, जिसे हम लोग रिलेशन बोलते हैं। और तीसरा जो होता है वो वर्गीकरण होता है, जिसे हम लोग क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन, ये साथियों 3 ये जो अवस्था होती है ठोस संक्रिया की अवस्था, इसमें साथियों बालक में
ये सारी साथियों तीनों जो हैं क्या हैं, महत्वपूर्ण संप्रत्यय होते हैं जो कि बालक में विकसित होने का काम करते हैं। ठीक साथियों, कौन कौन सा? संरक्षण जिसे कंजर्वेशन बोलते हैं, संबंध जिसे रिलेशन भी बोलते हैं, वर्गीकरण जिसे हम लोग क्लासिफिकेशन कहने का काम करते हैं। साथियों इस अवस्था में बालक जो होता है वह तरल, लंबाई, भार तथा तत्व के संरक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान करते पाए जाते हैं। मतलब इन सभी चीज़ों से, कौन कौन से? तरल जो होता है, लंबाई, भार, तत्व इत्यादि चीज़ों में क्या साथियों, इसकी जो समस्याएं होती हैं उसका समाधान बालक आसानी से करते हुए पाया जाता है। साथियों वे क्रमिक संबंधों से संबंधित समस्याओं का भी समाधान करते हुए पाए जाते हैं। अगर बात करें, जैसे कहते हैं कि दी गई वस्तुओं को उसकी लंबाई या वजन के अनुसार घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजाने की क्षमता आ जाती है। इसे क्या कहते हैं? पंक्तिबद्धता कहते हैं। इस चीज़ों को साथियों, मतलब एक क्रम में चीज़ों को करने को, एक क्रम में चीज़ों को करने को क्या कहते हैं? पंक्तिबद्धता। पंक्तिबद्धता, पंक्तिबद्धता इस जो क्रिया है, मतलब छोटे से बड़े या बड़े से छोटे सीक्वेंस में चीज़ों को करने को ही क्या कहते हैं? पंक्तिबद्धता की संज्ञा इसमें पियाजे जी ने कह दिया। पियाजे जी जो है इस प्रक्रिया को क्या कहे? पंक्तिबद्धता कहे। ठीक साथियों, अगली बात करें साथियों, तो उसी तरह इस अवस्था में वस्तुओं के गुण के अनुसार उसे किसी एक वर्ग या उपवर्ग में छांटने की भी क्षमता विकसित होती है। किसी एक वर्ग या उपवर्ग में छांटने की भी क्षमता विकसित होती है। साथियों अगर बात करें, इतना होने के बावजूद ठोस संक्रियात्मक साथियों चिंतन की दो प्रमुख सीमाएं भी बताई गई हैं। इतना होने के बावजूद भी साथियों जो ठोस संक्रियात्मक चिंतन होता है, इसकी भी दो प्रमुख सीमाएं बताई गई हैं। कौन कौन सी बताई गई? इस अवस्था में बालक मानसिक संक्रियाएं तभी कर पाता है जब वस्तु ठोस रूप में उपस्थित की गई हो। लिखते हैं, यह जो अवस्था होती है साथियों, इस अवस्था में बालक मानसिक संक्रियाएं तभी कर पाता है मानसिक संक्रियाएं तभी कर पाता है जब, क्या साथियों? जब वस्तु ठोस रूप में उपस्थित की गई हो। वस्तु ठोस रूप में उपस्थित की गई हो। और अगर बात करें साथियों, तो जो दूसरी क्या होती है, संक्रियात्मक चिंतन होती है, उसे क्या कहते हैं? इस अवस्था में साथियों चिंतन पूर्णतः क्रमबद्ध नहीं होता। इस अवस्था में चिंतन जो होता है पूर्णतः क्या होता है? क्रमबद्ध नहीं होता है। इसका मैं कारण भी बता रहा हूँ। क्रमबद्ध नहीं होता है। साथ साथ इसी में लिख लीजिए, कारण क्या है साथियों? कि बालक दी गई समस्या के तार्किक रूप से, क्योंकि बालक दी गई समस्या के तार्किक रूप से संभावित तार्किक रूप से संभावित सभी समाधानों के बारे में नहीं सोच पाता है। पियाजे ने साथियों इसी के साथ साथ क्या, ठोस संक्रियात्मक चिंतन की कुछ दो प्रमुख सीमाएं भी बताया। कौन कौन सी? कि बालक मानसिक संक्रिया तभी कर पाता है जब वस्तु ठोस रूप में उपस्थित होती है, पहली चीज़ बताया। दूसरी चीज़ इन्होंने बताया
कि इस अवस्था में बालक चिंतन पूर्णतः क्रमबद्ध नहीं होता। बालक का जो चिंतन होता है वह पूर्णतः क्रमबद्ध अर्थात सीक्वेंस में नहीं होता है। कारण क्या है कि बालक दी गई समस्या के तार्किक रूप से संभावित सभी समाधानों के बारे में नहीं सोच पाता। तार्किक रूप से सभी जो होते हैं समाधान, उसके बारे में बालक नहीं सोच पाता है। ठीक साथियों, ये हम लोगों की तीसरी, जो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो तीसरी अवस्था बताई, उनके बारे में कौन सी ठोस संक्रिया की अवस्था, उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से जाना और समझा। चौथी अवस्था जो है साथियों और अंतिम, कौन सी चौथी अवस्था और अंतिम अवस्था है, जिसे हम लोग औपचारिक संक्रिया की अवस्था कहते हैं। उसे भी हम लोग देखते हैं, उसे भी देख लेते हैं। औपचारिक संक्रिया की अवस्था। संक्रिया की अवस्था औपचारिक संक्रिया की अवस्था के बारे में बात करें साथियों, तो यह अवस्था सबसे पहले यह जानिए कि 11 वर्ष से आरंभ होकर वयस्कावस्था तक चलती है। 11 वर्ष से यह अवस्था 11 वर्ष से आरंभ होकर 11 वर्ष से आरंभ होकर वयस्कावस्था तक चलती है। वयस्कावस्था तक चलती है। ठीक साथियों, और अगर बात करें साथियों, तो इस अवस्था में किशोरों का चिंतन अधिक लचीला होता है तथा प्रभावी भी होता है। ये जो औपचारिक संक्रिया की अवस्था होती है, इस अवस्था में साथियों बालकों का या किशोरों का जो चिंतन होता है वो कैसा होता है, लचीला होता है, साथ साथ प्रभावी भी होता है। साथियों उनके चिंतन में पूर्णतः क्रमबद्धता भी आ जाती है। मतलब जो चीज़ें हमें करना है अच्छे से सोच के, समझ के, विचार विमर्श करके एक तरीके से करना है, ठीक, इतनी भी उनके अंदर परिपक्वता आ जाती है। साथियों वे किसी समस्या का समाधान काल्पनिक रूप से सोचकर एवं चिंतन करके करने में सक्षम हो जाते हैं। इस अवस्था में समस्या के समाधान के लिए समस्या के एकांशों को ठोस रूप से उनके सामने उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। इस अवस्था में किशोरों के चिंतन में वस्तुनिष्ठता तथा वास्तविकता की भूमिका अधिक बढ़ जाती है। पियाजे का मत क्या है साथियों कि पियाजे यह कहते हैं कि औपचारिक संक्रिया की अवस्था अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक परिवर्त होती है। पियाजे जी क्या कहते हैं कि औपचारिक संक्रिया की अवस्था, पियाजे का यह मत है साथियों, मैं लिख देता हूँ। पियाजे के मतानुसार औपचारिक संक्रिया की अवस्था औपचारिक संक्रिया की अवस्था अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक परिवर्त होती है। अधिक परिवर्त होती है। क्या होती है? अधिक परिवर्त होती है। ठीक साथियों, और अगर बात करें तो यह किशोरों के शिक्षा के स्तर से सीधे प्रभावित होती है। ये जो कौन सी औपचारिक संक्रिया की अवस्था होती है, यह किशोरों के शिक्षा से सीधे प्रभावित होने वाली क्या होती है? अवस्था होती है। साथियों जिन बालकों का शिक्षा स्तर काफ़ी नीचा होता है उनमें औपचारिक संक्रिया चिंतन भी काफ़ी कम होती है। लेकिन अगर बात करें तो जिस बालक का शिक्षा स्तर काफ़ी ऊंचा होता है उसमें औपचारिक संक्रिया चिंतन अधिक मात्रा में
पाई जाती है। इनके कहने का, पियाजे जी के कहने का मतलब यह है कि जो बालक, जिस बालक की शिक्षा दीक्षा, संरक्षण, देखभाल या तो फिर वातावरण, इन सभी चीज़ें, ये सारी चीज़ें साथियों जितने नीचे स्तर की होगी उसकी सोच भी उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से होगी। सोच उसकी संकुचित मात्रा में रहेगी। लेकिन जिसका स्टेटस, जिसका जो रहन सहन, बात व्यवहार, बातचीत, शिक्षा दीक्षा जिस लेवल की होगी, हाई लेवल की होगी, अच्छा अर्थात कहने का मतलब, तो उसी हाई लेवल की उसकी सोच भी रहती है। उसे समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये आप मान के चलिए। अगली बात इन्होंने साथियों, पियाजे ने साथियों एक नैतिक विकास का सिद्धांत भी बताया। पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत भी बताया साथियों, इसे भी हम लोग समझते हैं। इसी औपचारिक संक्रिया की अवस्था के अंतर्गत ही पियाजे ने क्या बताया, नैतिक विकास का सिद्धांत। तो हम लोग लिखेंगे पियाजे का, इसे भी हम लोग पढ़ेंगे, पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत की बात करें साथियों, तो साथियों जीन पियाजे ने विभिन्न माध्यमों से बच्चों पर अध्ययन किया, जिसके उपरांत नैतिक विकास के 3 मुख्य स्तर बताए। पियाजे ने साथियों नैतिक विकास के 3 मुख्य स्तर बताए। तो यहाँ लिखेंगे पियाजे ने, जीन पियाजे ने, पियाजे जी का पूरा नाम साथियों जीन पियाजे है। जीन पियाजे ने नैतिक विकास की तीन मुख्य स्तर बताए। 3 मुख्य स्तर बताए। इन स्तरों की अगर बात करें साथियों, तो पहला स्तर है नैतिक यथार्थता। क्या है? नैतिक यथार्थता। एक सेकंड में हटा देते हैं, चीज़ें आप लोग नोट करते जाइएगा। पहला है नैतिक यथार्थता। दूसरा जो होता है साथियों वो होता है नैतिक समानता। नैतिक समानता। और तीसरा जो होता है वो नैतिक सापेक्षता। नैतिक सापेक्षता। ये 3 साथियों क्या बताए? 3 मुख्य स्तर बताए। किसके? नैतिक विकास का। जब व्यक्ति या बालक का नैतिक विकास होता है तो वो साथियों इन्हीं 3 स्तरों से होते हुए गुजरता है। किसी बालक का ये जो नैतिक विकास होता है वो इन्हीं 3 स्तरों से, कौन कौन से? नैतिक यथार्थता से, नैतिक समानता से, साथ ही साथ नैतिक सापेक्षता से होते हुए गुजरता है। इसे ये समझने की चीज़ें हैं, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, समझिएगा। नैतिक यथार्थता की बात करें अगर साथियों, तो बालक के जीवन में नैतिकता का यह प्रथम स्तर होता है। इसे विवशता की नैतिकता या विषम नैतिकता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विवशता। जब बालक विवश होता है कोई चीज़ करने में, क्या होता है? विवश होता है, तो इसी को नैतिक यथार्थता भी कहते हैं। या तो इसे साथियों हम लोग क्या कह सकते हैं? इसी को विषम नैतिकता भी कहने का काम करते हैं। साथियों यह नैतिकता अन्य द्वारा स्थापित मानदंडों पर होती है, जिसका पालन बालक को करना होता है। मतलब जो नैतिक यथार्थता होती है यह जो दूसरों द्वारा मापदंड होगा, दूसरों के द्वारा जो चीज़ें निर्धारित की जाएंगी उस पर आप लोगों को चलने का काम करना पड़ेगा। और अगर बात करें साथियों तो इसमें अपने बड़ों द्वारा कहे गए वचन को ही नियम मानकर उसका पालन करता है। बड़े द्वारा कहा गया तार्किक, न्याय संगत व उचित है। ऐसा मानना है कि यह आज्ञा पालन की अवस्था होती है। मतलब इसी को साथियों आज्ञा पालन की अवस्था भी कहते हैं। अभी जो मैंने आपसे बताया कि दूसरे के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। साथ ही साथ साथियों अगर बात करें तो पुरस्कार व दंड दोनों को स्वीकार इस अवस्था में करना पड़ता है। कौन सी? नैतिक यथार्थता में। बालक
विश्वास करता है कि सही व गलत का निर्णय प्रकृति करती है तथा वही दंड व पुरस्कार देती या देने के लिए प्रेरित करती है। पियाजे के अनुसार साथियों नैतिक यथार्थता के दो मूल स्रोत हैं। कौन सा? प्रथम जो है वो बौद्धिक संरचना है और दूसरी जो है स्वयं का अनुभव। इसके साथियों नैतिक यथार्थता के भी दो मूल पियाजे ने बताया। कौन कौन सा? पहला उन्होंने बताया बौद्धिक संरचना। क्या बताया? बौद्धिक संरचना। और दूसरा इन्होंने क्या बताया साथियों? दूसरा इन्होंने बताया स्वयं का जो एक्सपीरियंस है अर्थात स्वयं का अनुभव। स्वयं का अनुभव। ये सारी चीज़ें आपके नोट करने लायक है साथियों, क्योंकि एग्जामिनर आपसे जब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनाएगा तो पूछेगा कि पियाजे का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसमें जो नैतिक यथार्थता है उसके जो दो मूल क्या बताए? दो मूल साथियों जो स्रोत बताए उसमें निम्न में से कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो यही दोनों ऑप्शन में दे देगा या कोई एक दे देगा। बौद्धिक संरचना और स्वयं का अनुभव ये दो स्रोत बताए नैतिक यथार्थता के अंतर्गत। साथियों अगर बात करें तो बौद्धिक कारकों में बालकों का अकेंद्रीकरण अर्थात ईगो तथा विचारों की वास्तविकताएं आती हैं। किसके अंतर्गत? बौद्धिक जो अनुभव संरचना होती है और वास्तविकताएं आती है साथियों। बालक की मान्यता हो जाती है जैसा मैं सोचता या समझता हूँ वैसा ही हम सभी वैसा ही सभी लोग समझते व सोचते हैं। ठीक। अगली बात अगर नैतिक समानता की बात करें साथियों, किसकी? नैतिक समानता की बात करें तो नैतिक विकास का दूसरा चरण यह माना जाता है। यह साथियों लगभग 8 वर्ष से प्रारंभ होता है और 12 वर्ष तक चलता है। कब से? 8 वर्ष से साथियों 12 वर्ष की अवस्था तक कौन सी? नैतिक समानता नैतिक समानता की अवस्था चलती है। और अगर बात करें साथियों तो यह स्तर समवयस्क बच्चों के साथ बढ़ती अंतःक्रिया का परिणाम होता है। इस अवस्था में समानता पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है तथा न्यून मुख्यतः व्युत्पन्न दंड तथा समानता पर केंद्रित हो जाता है। बालक आपसी सहमति से खेल के नियमों का निर्धारण करता है। खेल में ईमानदारी बनाए रखने के लिए भरसक प्रयास भी करने का काम कौन सी? नैतिक समानता में ही करता है। और अगर बात करें साथियों तो नियम को लेकर आपस में तर्क वितर्क भी करता है। स्व केंद्रित खेल से सहयोगात्मक खेल की तरफ अग्रसरित होता है। अन्य व्यक्तियों के दृष्टिकोण को ग्रहण करने की क्षमता इसी अवस्था में कौन सी? नैतिक समानता की अवस्था में विकसित होती है। ठीक साथियों। अगली अगर बात करें नैतिक सापेक्षता की, किसकी? नैतिक सापेक्षता की। तो साथियों यह अवस्था जो होती है यह सामान्य तथा 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है। कब से? 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है। 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है। कौन सी? नैतिक सापेक्षता की अवस्था जो होती है। और अगर बात करें साथियों तो इसमें न्याय की संकल्पना मुख्यतः न्याय पर आधारित होती है तथा विपरीत न्याय की समानता पर प्रत्यय प्रबल हो जाता है। नैतिकता को पारस्परिक सम्मान के आधार पर स्वीकार किया जाता है। दबाव के बावजूद न्याय को स्वीकार करने को तत्पर रहता है। नैतिक निर्णय लेते समय परिस्थितियों उद्देश्यों तथा मनोभावों को ध्यान में रखा जाता है। मतलब कोई भी अगर हम निर्णय लेंगे तो हमें सारी चीज़ें सोचते हुए समझते हुए निर्णय लेना पड़ेगा। कोई बात भी हमें बोलना है भले वो सत्य है लेकिन फिर भी आप चाहकर सामने वाले से उसके मन भाव को पहले देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तभी आपको बोलना वहाँ पे उचित समझा जाएगा। इसी को नैतिक सापेक्षता भी कहते हैं। और अगर बात करें साथियों तो इस स्तर पर कार्यों की व्याख्या करने की प्रवृत्ति भी होती है कि कोई भी कार्य हमें कैसे करना है, किस प्रकार से करना है या कार्य करना चाहिए हम ही को या नहीं करना चाहिए, ये प्रवृत्ति भी नैतिक सापेक्षता के अंतर्गत आती है। साथियों किशोर स्वयं के लिए नैतिक नियम बनाना प्रारंभ कर देता है। मतलब खुद का जो सिद्धांत होता है, जिसे कहते हैं ना कि ये मेरा सिद्धांत है, मुझे अपने सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो ये यही चीज़ें हैं साथियों कि जब बालक या किशोर इस अवस्था में कौन सी नैतिक सापेक्षता की अवस्था में पहुंचता है तो वो अपना खुद का नैतिक नियम बनाना प्रारंभ कर देता है कि हमें किस हिसाब से चलना है। अब साथियों हम लोग आगे बात करेंगे कि पियाजे के सिद्धांत के शैक्षणिक निहितार्थ। पियाजे ने कुछ शैक्षणिक निहितार्थ के बारे में बताया, उसे भी हम लोग जानेंगे। तो हम लोग हेडिंग टाइप का बनाएंगे
कि पियाजे के सिद्धांत के शैक्षणिक निहितार्थ। सीधे लिखिए कि पियाजे का शैक्षणिक निहितार्थ। पियाजे का शैक्षणिक निहितार्थ। पियाजे का शैक्षणिक निहितार्थ। साथियों, इसमें शैक्षणिक निहितार्थ की बात करें पियाजे जी की, तो इस सिद्धांत द्वारा विद्यार्थी की जो नीड होती है अर्थात आवश्यकता, इंटरेस्ट अर्थात रुचि, तथा जो साथियों मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन का मतलब क्या हुआ, अभिप्रेरणा। मोटिवेशन का मतलब अभिप्रेरणा हुआ साथियों, को ध्यान में रखकर टीचर पाठ्यक्रम का निर्धारण करता है। शिक्षा की बात यहाँ की जा रही है कि बालक, या तो साथियों बात करें यहाँ किसकी, विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थी के पाठ्यक्रम का निर्धारण किस प्रकार से किया जाए, तो उसकी साथियों नीड अर्थात आवश्यकता को देखते हुए, उसकी आवश्यकता को देखते हुए पाठ्यक्रम का निर्धारण, उसकी रुचि को देखते हुए अर्थात इंटरेस्ट को देखते हुए, और उसकी जो मोटिवेशन होता है, क्या होता है, मोटिवेशन होता है अर्थात अभिप्रेरणा को ध्यान में रखकर टीचर जो होता है, शिक्षक जो होता है, वह पाठ्यक्रम का निर्धारण करता है। साथ ही साथ साथियों जो पियाजे थियरी है अर्थात पियाजे का जो सिद्धांत है, पियाजे थियरी से शिक्षण कार्य में शिक्षकों को सहायता भी मिलती है, ऐसा इसमें बताया गया। साथ ही साथ इस सिद्धांत द्वारा खेल के शैक्षिक महत्व को स्पष्ट किया गया है। खेल के माध्यम से बालक में धीरे धीरे बौद्धिक प्रतियोगिता का निर्माण भी होता है, जो संज्ञानात्मक विकास का भी एक आधार माना जाता है। बालक में जो साथियों बौद्धिक प्रतियोगिता का निर्माण होता है, उसे संज्ञानात्मक विकास का ही एक अंग माना गया है या एक पार्ट माना गया है। अगली बात करें साथियों, तो जो पियाजे थियरी है, इस थियरी के द्वारा शिक्षकों में सूझ भी उत्पन्न होती है। पियाजे थियरी के माध्यम से ही शिक्षकों में जो सूझबूझ उत्पन्न होती है, वो पियाजे थियरी के माध्यम से ही उत्पन्न होती है। अगली बात करें साथियों, तो पियाजे थियरी से शिक्षकों को निर्देश मिलता है कि बच्चे की प्रत्येक कदम पर अनावश्यक मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसमें स्वायत्तता व आत्मविश्वास अर्थात सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसे आत्मविश्वास का मतलब क्या हुआ, सेल्फ कॉन्फिडेंस का साथियों विकास नहीं हो पाता और बौद्धिक विकास भी बाधित होता है। अर्थात इनके कहने पियाजे थियरी यह भी बताती है कि जो विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी का कदम कदम पे मदद नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो बाधित होने का काम होता है। ठीक साथियों, ये था क्या पियाजे जी का साथियों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हम लोगों ने अच्छे से जाना, पढ़ा और समझने का भी काम किए। किसे साथियों, पियाजे थियरी को। पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था उसे हम लोगों ने अच्छे से जाना, समझा। अब साथियों हम लोगों को पढ़ना चाहिए क्या, वाइगोत्स्की का सिद्धांत। पियाजे की थियरी को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, अब हमें वाइगोत्स्की के सिद्धांत को पढ़ना चाहिए साथियों। ठीक, तो हेडिंग बनाइए वाइगोत्स्की का सिद्धांत। अगली हेडिंग होगी हम लोगों की वाइगोत्स्की का सिद्धांत। बिल्कुल डीपली पढ़ाया जा रहा है यहाँ आप लोगों को, ज़बरदस्त तरीके से। आप लोग चाहें तो अपने हाथ से लिखी हुई खुद की नोट्स बनाइए और जब आपकी इच्छा हो तब रिवीजन करिए, क्योंकि अपने हाथ से जो लिखी हुई नोट्स होती है साथियों, वो जितना पढ़ने में पढ़ने का मन करता है उतना PDF से पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, ये आप मान लीजिए। वाइगोत्स्की का सिद्धांत। वाइगोत्स्की का सिद्धांत। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में अगर बात करें साथियों, तो वाइगोत्स्की ने साथियों संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या के लिए 4 परस्पर संबंधित अंतरक्रियाएं स्तरों का उल्लेख किया है। कौन सी 4 जो है अंतरक्रियात्मक स्तरों का उल्लेख इन्होंने किया है। ये कारक साथियों बालक के परिवेश से संबंधित है, जिसमें वह सीखने एवं अनुभव प्राप्त करने का अवसर
प्राप्त करता है, जिससे बालक जो होता है वह क्या सीखने का और अनुभव प्राप्त करने का अवसर बालक को प्राप्त होता है। तो साथियों ये जो 4 अंतरक्रियाएं स्तर हैं, अंतरक्रियाओं का जो स्तर है साथियों, इसके बारे में बात करें तो इसमें कौन कौन सी अंतरक्रियाएं हैं, इसे मैं साफ कर देता हूँ पूरा नीचे। इसमें पहला है साथियों सूक्ष्म वृत्तीय विकास। सूक्ष्म वृत्तीय विकास, सूक्ष्म वृत्तीय विकास। और दूसरा होता है साथियों व्यक्ति वृत्तीय विकास, व्यक्ति वृत्तीय विकास। और तीसरे की अगर बात करें तो वो होता है जाति वृत्तीय विकास। जाति वृत्तीय विकास। और जो चौथा और अंतिम अवस्था इन्होंने बताया जो सामाजिक ऐतिहासिक विकास, सामाजिक ऐतिहासिक, सामाजिक ऐतिहासिक विकास। ये साथियों वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के ये 4 अंतरक्रियाएं बताया, 4 अंतरक्रियाओं के बारे में इन्होंने बताया। अब साथियों हम लोग एक एक करके इन सभी चारों को पढ़ने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म वृत्तीय विकास। इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे चारों को, नहीं तो अभी नोट तो करवाऊंगा मैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म वृत्तीय विकास के बारे में, जानेंगे कि सूक्ष्म वृत्तीय विकास क्या होता है। तो साथियों संज्ञानात्मक विकास की अवधि में जो यह सूक्ष्म वृत्तीय विकास होता है, यह साथियों लघुकालिक अवधि है जिसमें बच्चे किसी समस्या के समाधान में अपने विचार, उपागम तथा तकनीकी को बदलते रहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अपेक्षाकृत लघु अवधि में बालकों के चिंतन, समस्या समाधान या विचार में जो परिवर्तन प्रदर्शित होता है उसे सूक्ष्म वृत्तीय विकास कहा जाता है। हम लिखते हैं कि अपेक्षाकृत लघु अवधि में बालकों का चिंतन, क्या बालकों का क्या साथियों, बालकों का चिंतन, समस्या समाधान या विचार, समस्या समाधान या विचार में जो परिवर्तन होता है प्रदर्शित होता है उसी को साथियों सूक्ष्म वृत्तीय विकास कहते हैं। क्या? सूक्ष्म वृत्तीय विकास कहते हैं। जैसे अगर बात करें साथियों कि किसी बच्चे को जोड़ने या घटाने का कार्य कुछ सप्ताह तक दिया जाता है, जैसे जब 10 सप्ताह के लिए कह दिया जाए, तो इस अवधि में उसके समाधान व्यवहार में जो परिवर्तन प्रदर्शित होगा उसका प्रेक्षण करके संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया का विश्लेषण हम कर सकते हैं। जैसे अगर साथियों हम मान लें कि किसी बच्चे को सीखी गई सामग्री में के पुनर्स्मरण के लिए कहा जाता है, तो यह कार्य उसे 20 मिनट के समय में 5 विभिन्न प्रयासों में करना है। इसमें साथियों यह देखने का प्रयास किया जाएगा कि संबंधित बालक स्मरण करने में किस किस रणनीति का प्रयोग करता है, चीज़ों को याद करने में कौन कौन सी रणनीति का वह प्रयोग करता है, यह भी इसमें देखा जाता है। इन उदाहरणों से साथियों यह स्पष्ट होता है कि सूक्ष्म वृत्तीय दशा में संज्ञानात्मक व्यवहार का अति गहन विश्लेषण किया जाता है। इसके विपरीत साथियों पारस्परिक व्यक्ति वृत्तीय उपागम में ऐसा नहीं किया जाता,
ऐसा नहीं किया जाता। किसमें साथियों? विपरीत पारस्परिक व्यक्ति वृत्तीय उपागम में ये प्रक्रिया नहीं होती। कौन सी? सूक्ष्म वृत्तीय विकास की प्रक्रिया। अगली अगर बात करें साथियों, तो अगला जो इन्होंने क्या बताया, स्तर बताया, लेवल बताया, वो बताया कि व्यक्ति वृत्तीय विकास क्या होता है। व्यक्ति वृत्तीय, ये चीज़ें समझने की हैं। व्यक्ति वृत्तीय विकास, व्यक्ति वृत्तीय विकास की बात करें साथियों, तो व्यक्ति की जो पूरी जीवन अवधि है साथियों, उस अवधि में जो विकासात्मक परिवर्तन प्रदर्शित होता है उन्हें व्यक्ति वृत्तीय विकास कहा जाता है। हम लोग लिखते हैं व्यक्ति की पूरी जीवन अवधि में, व्यक्ति की पूरी जीवन अवधि में जो व्यक्ति की पूरी जीवन अवधि में जो विकासात्मक परिवर्तन प्रदर्शित होता है, विकासात्मक परिवर्तन प्रदर्शित होता है, उसी को साथियों क्या कहते हैं? व्यक्ति वृत्तीय विकास कहा जाता है। विकास को समझने का यह उपागम व्यक्ति के जीवन पर्यंत होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन अथवा विश्लेषण पर बल देता है, ताकि विकास के बारे में ठोस निष्कर्ष प्रस्तुत किया जा सके। अर्थात इसके कहने का मतलब यह है कि हमारा जो किए गए कार्यों का पूर्व का एक्सपीरियंस है, जो भी हमारे जो है पिछली अवधि में किए गए कार्यों का पूर्व का एक्सपीरियंस अर्थात अनुभव है, उसी को साथियों क्या कहा जाता है? व्यक्ति वृत्तीय विकास कहा जाता है। ठीक साथियों, अगली हम लोग साथियों बात करेंगे जाति वृत्तीय विकास क्या होता है। अगला स्तर जो वाइगोत्स्की ने बताया क्या कि जाति वृत्तीय विकास क्या होता है। जाति वृत्तीय विकास वृत्तीय विकास क्या होता है। जातीय वृत्तीय विकास की बात करें साथियों, तो विकास के अध्ययन का वह उपागम है जिसमें विकासात्मक परिवर्तन का मापन तथा विश्लेषण विकासवादी दृष्टि से किया जाता है। किससे? फिर से समझिए कि यह साथियों विकासात्मक परिवर्तन का मापन, इसमें क्या होता है कि विकासात्मक परिवर्तन जो होता है उसका मापन तथा विश्लेषण विकासवादी दृष्टि से किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि विकास करने में आपके जीवन में कौन कौन सा परिवर्तन आ रहा है, या तो साथ ही साथ उसका विश्लेषण जो होता है, विकासवादी विश्लेषण जो होता है, मतलब कि किस प्रकार से आप विकासशील बने या विकास किए आप किस प्रकार से, उसका विश्लेषण जो जिसमें किया जाता है साथियों, उसी को क्या कहते हैं? जातीय वृत्तीय विकास कहा जाता है। तो इसे लिखेंगे हम लोग कि विकासात्मक परिवर्तन का मापन, विकासात्मक परिवर्तन का मापन तथा विश्लेषण विकासवादी दृष्टि से किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं साथियों? जातीय वृत्तीय विकास कहा जाता है। जैसे अगर बात करें साथियों, तो मानव विकास का विश्लेषण अतीत की सैकड़ों या हजारों वर्षों की अवधि को ध्यान में रखकर करना, इसी को साथियों क्या कहते हैं? जातीय वृत्तीय विकास। साथियों अगर बात करें तो वाइगोत्स्की का तर्क यह भी रहा कि मानव विकास के अतीत के बारे में सम्यक या व्यापक जानकारी हो जाती है तो इससे वर्तमान में मानव विकास को समझने में काफ़ी हेल्प मिलती है, सहायता मिलती है। और अगर बात करें साथियों तो समय के साथ साथ मानव विकास में कैसे परिवर्तन हो गया, इसकी भी जांच जातीय वृत्तीय विकास के माध्यम से
किया जाता है। कैसे कैसे समय आपका बदला, कैसे कैसे समय के साथ आपका विकास हुआ, इसी चीज़ों का विश्लेषण करना ही क्या है, जातीय वृत्ति विकास हुआ साथियों। अगला और अंतिम जो लेवल वाइगोत्स्की ने बताया क्या, कि सामाजिक ऐतिहासिक विकास, कि आपका सामाजिक और ऐतिहासिक विकास किस प्रकार से है। सामाजिक और ऐतिहासिक विकास के बारे में वाइगोत्स्की ने क्या कहा, ये कहे साथियों कि व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए उसकी संस्कृति, मूल्य, मानक एवं तकनीकी परिवर्तनों में हुए बदलाव को भी ध्यान में रखकर होगा। फिर से समझिए कि यह जो विकास होता है सामाजिक और ऐतिहासिक विकास साथियों, यह विकास कब होता है, मानव की संस्कृति, मूल्य, मानक या तो जो तकनीकी परिवर्तन हुआ है उसमें जो बदलाव है उस बदलाव को ध्यान में रखकर सामाजिक ऐतिहासिक विकास होता है। साथियों वाइगोत्स्की के अनुसार अगर बात करें तो आज के शोधकर्ता संज्ञानात्मक विकास की संज्ञा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं क्या, उपयुक्त समीक्षा से स्पष्ट होता है। क्या समीक्षा किया गया साथियों, कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की अहम भूमिका होती है। बालक का जो साथियों संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें उसका, किसका, बालक का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बालक का क्या है, उसकी सामाजिक और ऐतिहासिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इन्होंने क्या बताया साथियों, कि यह विकास शून्य में नहीं घटित होता। यह विकास जो सामाजिक और ऐतिहासिक विकास होता है यह नगण्य अर्थात शून्य में नहीं घटित होता, कुछ न कुछ जरूर होता है, चाहे वो अच्छा होगा, चाहे वो काफ़ी अच्छा होगा, चाहे मिडिल लेवल का होगा या तो काफ़ी निम्न लेवल का होगा, काफ़ी हाई लेवल का होगा, लेकिन कुछ न कुछ लेवल उसे दिया जाता है, शून्य नहीं दिया जाता, शून्य नहीं माना जाता। क्या, सामाजिक और ऐतिहासिक विकास जो होता है। और वाइगोत्स्की ने कहा साथियों कि सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियां अलग अलग तरह की इसमें होती हैं, इसी कारण संज्ञानात्मक विकास में भी असमानता प्रदर्शित होती है। हर व्यक्ति का सामाजिक और ऐतिहासिक विकास एक प्रकार नहीं हो सकता। इसी को इन्होंने बताया कि जो संज्ञानात्मक विकास के अनुसार ही यह चीज़ें होती हैं, इसीलिए असमानता प्रदर्शित होती हैं प्रत्येक के सामाजिक और ऐतिहासिक विकास में। और बात करें साथियों तो संज्ञानात्मक विकास समाज तथा संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में होता है। जो संज्ञानात्मक विकास होता है यह आपकी आपका किस प्रकार से समाज है, आपका उठना बैठना किस व्यक्ति के साथ है, कैसे व्यक्ति के साथ आप रह रहे हैं, ठीक, कैसे व्यक्ति के साथ आप चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें, और आपकी संस्कृति क्या है, आपकी संस्कृति क्या है, ये सभी चीज़ें जो होती हैं इसी के परिप्रेक्ष्य में ही जो सामाजिक और ऐतिहासिक विकास होता है ये होता है। साथियों इसमें सार्वभौमिक समानता की कल्पना करना उचित नहीं होता। साथ ही साथ विभिन्न संस्कृतियों के लोगों में संज्ञानात्मक विकास में समानता हो सकती है परंतु एक रूपता नहीं होती, मतलब एक जैसा समाज और इतिहास सभी का नहीं हो सकता साथियों। और अगर बात करें तो साथियों इस विकास को प्रभावित एक रूप साथियों अगर बात करें तो परिपक्वता जो होती है यह परिपक्वता विकास को प्रभावित नहीं करती है, जैसा कि पियाजे का मत है। पियाजे जी यह कहते हैं कि जो परिपक्वता होती है यह विकास को कभी भी क्या प्रभावित नहीं कर सकती है। और अगर बात करें तो यह कहा गया कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के संबंध में कुछ प्रमुख पक्षों पर विचार कर लेना भी उचित होता है ताकि उनके सिद्धांत को और भी स्पष्ट तथा व्यवहारिक स्तर पर समझा जा सके। तो ये जो साथियों सिद्धांत उन्होंने दिया, कौन सा कुछ प्रमुख पक्ष जो इन्होंने दिया वो कौन कौन से पक्ष दिए। इन्होंने सबसे पहला पक्ष दिया साथियों कि बौद्धिक अनुकूलन के उपकरण कौन से होते हैं। बौद्धिक अनुकूलन के उपकरण, ये साथियों कुछ पक्ष दिया वाइगोत्स्की ने जिसके अनुसार इनके जो चीज़ें हैं सिद्धांत है उसे समझने में मदद मिलती है। तो इन्होंने क्या दिया, पहला कि बौद्धिक अनुकूलन के उपकरण, बौद्धिक अनुकूलन के उपकरण,
बौद्धिक अनुकूलन के क्या हैं, उपकरण है। साथियों, वाइगोत्स्की का मत है कि प्रत्येक बच्चे में जन्म के समय केवल प्रारंभिक मानसिक क्षमताएं ही प्रदर्शित होती हैं। वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि जो बालक होता है, प्रत्येक बालक में जन्म के समय साथियों केवल प्रारंभिक मानसिक क्षमताएं ही प्रदर्शित होती हैं, लेकिन सामाजिक अधिगम, अधिगम का मतलब सीखना होता है, तो सामाजिक अधिगम एवं सामाजिकरण के परिणामस्वरूप उसकी इस क्षमता में वृद्धि होती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे आप समाज में, संस्कृति में उठना बैठना, बोलना बतियाना, बातचीत करना, टहलना घूमना, खाना पीना, खेलना कूदना, जिस भी समाज और संस्कृति के अनुसार आप हैं, उसी के परिणाम स्वरूप आपकी क्षमता में वृद्धि होती है और उनमें चिंतन तथा समस्या समाधान की योग्यता में वृद्धि उत्तरोत्तर होती जाती है। अर्थात उसी के अनुसार उनकी जो है समस्या का समाधान, उनकी योग्यता, उनकी जो वृद्धि होती है, इसी के अनुसार, संस्कृति और समाज के अनुसार ही होती है। प्रत्येक संस्कृति में समस्याओं के समाधान हेतु बच्चे को अपने अपने ढंग से प्रेरित किया जाता है। जो भी समाज होता है, उस समाज में साथियों, प्रत्येक समाज में बच्चे को अलग अलग ढंग से प्रेरित किया जाता है। ठीक साथियों, और अगर बात करें तो इस प्रकार उसकी अनुकूलन क्षमता बढ़ती है। प्रारंभ में बच्चे अक्षर या अंक लिख नहीं पाते, लेकिन अधिगम के परिणाम स्वरूप, अधिगम का मतलब सीखना हुआ, फिर से बता रहा हूँ कि सीखने के परिणाम स्वरूप वही कार्य आगे चलकर सरलता से बालक कर लेता है। बच्चे समस्याओं के समाधान में अन्य महत्वपूर्ण लोगों से अंतरक्रिया करके जो विधियाँ या उपाय सीखते हैं, उसे वाइगोत्स्की के बौद्धिक अनुकूलन के उपकरण का नाम दिया जाता है। अर्थात बच्चे जो भी चीज़ें बाहर से सीखते हैं या कुछ महत्वपूर्ण लोगों से अंतरक्रिया करके जो विधियां सीखते हैं या उपाय सीखने का काम करते हैं, उन उपाय को क्या कहा जाता है? उन उपाय को वाइगोत्स्की के बौद्धिक अनुकूलन के उपकरण का नाम दिया जाता है। ठीक साथियों, अगला इन्होंने क्या दिया साथियों? अगला प्रमुख पक्ष इन्होंने एक दिया जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र इन्होंने नाम दिया। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसके अंतर्गत क्या चीज़ें इन्होंने, वाइगोत्स्की ने बताया? इसके अंतर्गत इन्होंने बताया साथियों कि वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में परिवेश को आधार बताया है। ये जो साथियों समीपस्थ विकास का क्षेत्र बताया है, इनके कहने का मतलब यह है कि आपका परिवेश क्या है। आपका परिवेश मतलब आप किस परिवेश में रह रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, एक तरीके से एटमॉस्फेयर अर्थात वातावरण कहिए। इसमें साथियों सबसे पहले आप यह लिखिए कि वाइगोत्स्की ने इसमें परिवेश को प्रधानता दिया। किसे? परिवेश को, परिवेश को प्रधानता दिया। वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास के क्षेत्र के अंतर्गत परिवेश को प्रधानता देने का काम किया। इनका कहना क्या है साथियों कि बचपनावस्था में बच्चे को उपलब्ध परिवेश तथा उसमें रहने वाले प्रमुख या महत्वपूर्ण सदस्य का उसके विकास पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। कैसे व्यक्ति उसके साथ रह रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसकी संगत क्या है, मतलब उसके मित्र लोग कैसे हैं, उसके परिवेश में, उसके संपर्क में कैसे लोग आ रहे हैं, चाहे वो माता पिता ही हों, चाहे वो भाई बहन ही हों, चाहे कोई भी उसके गार्जियन हो, संरक्षक हों, कोई भी लोग हों, उनका जो है परिवेश क्या है, उनका नेचर क्या है साथियों, सदस्य कैसे हैं, उनका विकास पर स्वाभाविक सा है कि प्रभाव पड़ना है। साथियों समीपस्थ विकास क्षेत्र का आशय अगर बात करें तो ऐसे अनेक जटिल कार्य हो सकते हैं जिन्हें बच्चे अकेले नहीं कर पाते हैं, परंतु यदि उन्हें अपने लोगों या निर्देशकों से सहायता प्राप्त हो जाए तो उसे बालक क्या करते हैं, उस कार्य को संपन्न कर लेते हैं। अकेले तो वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर उन्हें अपने गार्जियन का, अपने संरक्षक का या तो निर्देशक की सहायता प्राप्त हो जाए तो वह कार्य बालक कर देते हैं। यही साथियों समीपस्थ का क्या है, अर्थ है। और अगर बात करें साथियों तो सामाजिक सहयोग, ये जो स्थिति जो बनती है साथियों, ये जो स्थिति बनती है सहयोग की, इसी को क्या कहते हैं, इसी को सामाजिक सहयोग कहते हैं।
इसके लिए साथियों अधिक से अधिक सक्षम एवं योग्य निर्देशकों की सहायता ली जा सकती है। इसे साथियों स्कैफोल्डिंग, सक्षम और योग्य निर्देशकों की सहायता जो ली जाती है, इसके लिए साथियों स्कैफोल्डिंग ने क्या कहा, एक है कौन, मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं जिनका नाम है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग जी क्या कहते हैं साथियों, आप याद रखिएगा, सभी साइकोलॉजिस्ट का, समाजशास्त्रियों का मत हमेशा याद रखिएगा। यहाँ से आपके चाहे यूपी टेट का क्यों एग्ज़ाम हो, चाहे सी टेट, चाहे सुपर टेट का, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, समाजशास्त्री जो होते हैं, या मनोवैज्ञानिक जो भी होते हैं साथियों, ये इन सबों का मत आपके एक एग्ज़ाम में सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन मत पूछ लेता है। आप ये मान के चलिए, आपको अगर यकीन नहीं होगा तो आप प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है उसे आप लोग खुद देखिएगा। तो ये क्या कहते हैं साथियों कि उपागम संज्ञानात्मक योग्यता के विकास की गति में वृद्धि करता है। इनका क्या कहना है कि उपागम जो होता है यह संज्ञानात्मक योग्यता के विकास की गति में वृद्धि करता है। जैसे अगर कहें कि एक बच्चा किसी समस्या का समाधान करना चाहता है परंतु कर नहीं पाता है, यदि उसे अपने माता या पिता से सहायता मिल जाए तो उसका समाधान वह कर सकता है, परंतु यदि किसी बालक में कौशल अधिक है तो ऐसे सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्कैफोल्डिंग जी का यह मत है कि जैसे मान लीजिए कोई बालक है, वो कोई कार्य करना चाह रहा है लेकिन वह कार्य वो कर नहीं पा रहा है, ठीक, तो यदि अगर उस बालक को, उस बच्चे को अगर उसके माता पिता के या संरक्षक के या जो भी गार्जियन हैं, उसके अभिभावक हैं, उनका अगर उन्हें निर्देशन प्राप्त हो जाए साथियों, या सहायता मिल जाए, तो वह कार्य करने में वह सक्षम हो जाएगा या वो उस कार्य के न होने का समाधान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहीं पे कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनकी कौशल या उनकी क्षमता जो होती है इतनी अधिक होती है कि उन बालकों को अपने गार्जियन की, अपने अभिभावक की, अपने माता पिता या संरक्षक के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये बात कौन कहा है? स्कैफोल्डिंग जी ने कहा। ठीक साथियों, अगली बात साथियों वाइगोत्स्की ने, अगला पक्ष इन्होंने क्या रखा कि निर्देशित सहभागिता क्या होती है। निर्देशित सहभागिता, इसे हम ऊपर मिटा रहे हैं। बस 5 मिनट की क्लास और है, समाप्त हो रही है। अगला मत इन्होंने दिया निर्देशित सहभागिता। निर्देशित सहभागिता क्या होती है, इसे भी हम लोग जानेंगे। निर्देशित सहभागिता का मतलब हुआ साथियों कि संज्ञानात्मक योग्यता को प्रोत्साहित करने में निर्देशित सहभागिता भी काफ़ी लाभदायक होती है। अर्थात इनके कहने का मतलब यह है कि आप अपने भाषा में अगर कहिए तो निर्देशित करना ही क्या है, निर्देशित सहभागिता कही जाती है। इसका आशय यह है साथियों कि प्रौढ़ों एवं बच्चों के बीच होने वाली उस अंतर क्रिया से है जिसमें बच्चे अपने वरिष्ठ लोगों से संस्कृति प्रासंगिक कार्यों में सहभागिता करते हैं या उसके व्यवहार का प्रेक्षण करते हैं। इससे साथियों उनके संज्ञान को निश्चित स्वरूप प्राप्त होता है। अर्थात जो कार्य आप करना कोई बालक जो कार्य करना चाह रहा है या कर रहा है तो उसमें बड़ों का निर्देशन प्राप्त होना ही साथियों बड़ों की क्या होती है, निर्देशित सहभागिता बालक के विकास में या बालक के संज्ञानात्मक विकास में मानी जाती है। साथियों निर्देशित सहभागिता की बात करें अगर तो यह एक प्रकार का अनौपचारिक प्रशिक्षण है। क्या होता है? यह एक अनौपचारिक प्रशिक्षण होता है। इसके परिणामस्वरूप संज्ञानात्मक विकास की गति काफ़ी बढ़ जाती है। अगर बात करें साथियों तो ऐसे अवसर बच्चे की बौद्धिक कुशलता बढ़ाने में अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसके लिए साथियों कुछ दृष्टांत भी दिए गए हैं। कुछ दृष्टांत जो होते हैं वो लाभकारी होते हैं। कौन कौन से? बच्चों के सीखने की क्षमता, इसके अंतर्गत निर्देशित करने की सहभागिता जो होती है, इससे क्या होता है साथियों कि बच्चे के सीखने की क्षमता बढ़ती है। क्या होता है? बच्चे के सीखने की क्षमता इसके अंतर्गत बढ़ती है। साथ ही साथ साथियों अगर बात करें तो उसकी स्मरण एवं संप्रेषण की योग्यता में वृद्धि होती है। बच्चे को स्वयं को समझने में सहायता मिलती है।
उनके आत्म अर्थात सेल्फ कॉन्फिडेंस के विकास पर प्रभाव भी पड़ता है। बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से परिचित होने का अवसर भी प्राप्त करते हैं। आप गार्जियन हैं, आप बच्चे को अगर ये नहीं बताएंगे आपकी सामाजिकता क्या है, आपकी संस्कृति क्या है, आपका स्टेटस क्या है, आपको कैसे लोगों के बीच में उठना है, बैठना है, चलना है, क्या करना है आपको, अगर ये चीज़ें आप गाइड नहीं करेंगे, निर्देशित नहीं करेंगे तो बच्चा कैसे जानेगा। तो वही चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं कि बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से परिचित होने का अवसर भी प्राप्त करते हैं। साथियों, बच्चे परिवार तथा समाज के लिए उपयोगी जीवन मूल्यों को सीखने का काम करते हैं। उनमें साथियों सामाजिक एकता की भावना भी विकसित होती है। किसमें? बच्चे में सामाजिक एकता की भावना भी विकसित होती है। शैक्षणिक महत्व को भी इन्होंने बल दिया। वाइगोत्स्की ने साथियों शैक्षणिक महत्व को भी बल दिया। शैक्षणिक महत्व की बात करें साथियों तो सीखना विकास की ओर निर्देशित कर सकता है। सामाजिक वातावरण सीखने में सहायता करता है। जो सीखना होता है साथियों, यह सीखना विकास की ओर तो निर्देशित करता है, लेकिन सामाजिक वातावरण सीखने में सहायता भी प्रदान करता है। कक्षा में बच्चे ज्ञान का सृजन भी करते हैं। कक्षा में साथियों बच्चे क्या करते हैं? ज्ञान का सृजन करते हैं। तो ये साथियों हम लोग कुछ जो बचा था किसका, जीन पियाजे जी का सिद्धांत में साथियों जो ठोस संक्रियात्मक की अवस्था और साथ ही साथ औपचारिक संक्रिया की अवस्था थी उसे हम लोगों ने जाना। उसके बाद उसे पढ़ने के बाद हम लोगों ने साथियों वाइगोत्स्की का भी सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा। किसका? वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में भी हम लोगों ने जाना। हम लोग साथियों इस चैप्टर में 3 लोगों का सिद्धांत हम लोगों को पढ़ना है साथियों। किसका? जीन पियाजे का, कोहलबर्ग का और वाइगोत्स्की का। जीन पियाजे का, कोहलबर्ग का और वाइगोत्स्की का पढ़ना है, जिसमें जीन पियाजे जी का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ लिया, साथ ही साथ वाइगोत्स्की के सिद्धांत को भी हम लोगों ने पढ़ा। अब हमें सिर्फ एक किसका? कोहलबर्ग के सिद्धांत को पढ़ने का काम करना है। उसके बाद ठीक उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे प्रत्येक चैप्टर की, जैसे हम लोग पिछले क्लासों में करते हुए चले आए। जो चैप्टर समाप्त हुआ उसके 10, 20, 25 क्वेश्चन हम लोग इकट्ठा करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, या तो बार बार क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। उन क्वेश्चनों को हम लोग सेलेक्ट करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर से रिलेटेड होंगे। उसके बाद उन क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे करेंगे, फिर हम लोग अगले चैप्टर को करने का काम करेंगे। तो कल की क्लास में हम लोग साथियों कोहलबर्ग के सिद्धांत को पढ़ेंगे अच्छे से, विस्तार से एक्सप्लेन के साथ। ठीक। और साथियों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लासों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपकी सोशल मीडिया पैट है, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, प्रत्येक जगह क्लासों को आप लोग शेयर करने का भी काम किया करिए। साथ ही साथ अगर आप लोगों का कोई डाउट है साथियों तो आप अपने डाउट को भी हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़कर आप अपने डाउट को हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं वीडियो के माध्यम से आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ साथियों क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दिया करिए कि क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लोग साथियों लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि अन्य आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन या और जो एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप तक आसानी से पहुँच सके। ठीक साथियों, तो ठीक है साथियों, कल फिर हम लोगों का यहीं से क्लास स्टार्ट होगा। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपके ही अपने YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए 3 क्लासें प्रत्येक दिन दी जा रही हैं। एक क्लास जो सुबह आप लोगों को दी जाती है बाल विकास अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट की, दूसरी क्लास आप लोगों को 2 से 3 बजे के आसपास हिंदी की क्लास दी जा रही है। लगभग आधा सिलेबस उसका भी समाप्त हो चुका है। और एक क्लास रात में आप लोगों को 7 से 8 बजे दी जाती है साथियों सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड हिस्ट्री या तो ज्योग्राफी, दोनों में से कोई ना कोई एक क्लास आप लोगों को दी जाती है प्रत्येक दिन। तो साथियों आप लोग क्लासों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। पिछली क्लासें नहीं देखे हैं तो वो क्लास भी आप लोग देखिएगा जरूर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़िए, अपने डाउट को हमसे शेयर करिए, मैं उसे वीडियो के माध्यम से दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक साथियों, क्लास को ओवर करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।